उनकी भी डेथ हो जाती है कोविड से, और उनकी डेथ के चलते अक्टूबर का पेपर था, 4 तारीख को पेपर था। आपको पता ही है कि ये सब जो लॉकडाउन लगा 2020 के मार्च से आपका कोविड का आपका लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग जाने के बाद आप ये सोच के देखिए कि एजुकेशन मटेरियल नहीं मिल रहा था। चलिए कुछ बच्चे सिविल एरियाज में रहते हैं, कुछ स्टेट में रहते हैं, उन लोगों को मिल सकता है, लेकिन बच्चे जो आपके रिमोट एरियाज में रह रहे थे उनके लिए ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना बिजली की फैसिलिटी है। आप कहते हो हर तरीके की एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, हमने लैपटॉप्स बंटवा दिए, हमने फ़ोन्स बंटवा दिए, लेकिन कहाँ फ़ोन्स बंटवाए? कौन सी जगह पे? कॉलेजेस में। मैं खुद हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैंने ही होकर देखा मेरे बच्चे जो हैं जो फ़ोन्स आके आपने इशू करवाए भी थे, वो इशू केवल सर्टेन पीपल्स को मिले। मान लीजिए कि आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ है या कॉलेज की स्ट्रेंथ है आपकी 1000 में से 200 बच्चों के लिए केवल है। क्या वो सफिशिएंट था? नहीं था। हर कोई उस समय पे इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली। इक्वल अपॉर्चुनिटी ना तो एजुकेशन की मिल पाई। आपने उस समय पे बच्चों के घर में जिनकी डेथ हुई वो लोग पेपर नहीं लिखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्री क्लियर किया, लेकिन जब वो मेंस की बारी आती है उस समय पे वो कोविड से ग्रसित हो गए। कोविड से ग्रसित होने के टाइम पे उन लोगों को पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में ही नहीं जाने थे। आपको लगता है क्या कि जिन बच्चे के घर में 2-2 डेथें हुई हैं, बहुत सारे लोगों में ऐसा भी था कि 4 मेंबर थे, 4 में से केवल 1 बचा। क्या आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल, सोशल, फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो पेपर रख सकते थे या लिख सकते थे जाके? गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही है। DSRC कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आपको जो बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे सफर किया, आप उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट 2020 से सो रही है, वो सुनने में ही नहीं आ रही है। आपने SSC GD को एज रिलैक्सेशन दे दिया, चला 18+ स्टेट। अरे आपके स्टेट्स भी जो आपके रूलिंग हेडेड हैं, जो बीजेपी रूलिंग हेडेड हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे आपको अटेम्प्ट दे दिए, लेकिन क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट में आप यहाँ पे केवल UPSC के लिए नहीं दे रहे? SSC GD भी DOPT के अंदर आती है, हमारे UPSC भी DOPT के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लिखा गया है कि आपने SSC GD को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। हम केवल 2 फेयर चांस मांग रहे हैं, हम जॉब नहीं मांग रहे। आप मत दीजिए हमें जॉब, बिल्कुल नहीं। हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हमको वो फेयर चांस देते हो तो हम वो काम कर सकते हैं। आपने पेपरों के टाइम पे बच्चों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, एजुकेशन में आपके सिस्टम सारे बंद थे, लाइब्रेरीज बंद थे, घरों में इतना क्योस था, बच्चों में हर चीज़ में ये डर था कि क्या बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या मर तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद ऐसी थी कि मैं यहाँ पे 8 महीने घर में, यहाँ पे दिल्ली में रही हूँ, मेरा घर बरेली में है, लेकिन यहाँ पे रहने के साथ साथ आप सोच सकते हो कि 2 लोग कमरे में बंद कितने टाइम तक रह सकते हो, किस तरीके से आपका मेंटल फिजिकल कंडीशन होगी। आपको टेंशन है कि आपकी मदर आपके हॉस्पिटलाइज है, आपके घर वाले हॉस्पिटलाइज है ना, आप उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, आप खुद उस कोविड से हो। मेरा जब मैंने प्रीलिम्स लिखा था, मेरे को 4था दिन था कोविड होने का। जब मैंने ये चीज़ देखी और सब जगह ये हो रहा था कि जिनको कोविड से प्रॉब्लम हुई है बच्चे, या फिर जिन लोगों को कोविड हो रखा है, दे विल नॉट गोइंग टू राइट द एग्जाम, उन लोगों को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। मैंने झूठ बोला, सुबह से लेकर शाम तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, सुबह से लेकर शाम तक पेपर देते, लेकिन नहीं, उस चीज़ के बाद भी हम सोचते थे कि बच्चा किस मेंटल कंडीशन से पूरे साल गुजरा है, पेपर नहीं लिख सकता था। गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर नहीं ना तो सुनवाई हुई ना पेपर देने हुए। पिछले 2 सालों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कितने ही बच्चों ने आमरण अनशन किए, कितने बच्चों ने धरना प्रदर्शन किए, कितने ही लेटर 150 से ऊपर MPs और MLAs को हमने लेटर्स लिखे कि आप हमारी बात का मुद्दा उठाइए। मुद्दा उठा, ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में मुद्दा नहीं उठा, मुद्दा बहुत बार उठा, लेकिन हर बार उस मुद्दे को यहाँ पे शांत कर दिया गया, उसकी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में ये भी कहा कि आप एक DSRC की रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स का, आप UPSC के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रॉब्लम सिचुएशन इस तरीके की आई थी कोविड-19 के टाइम पे, आप उनके लिए लीनियंट क्यों रखें? भाई जुडिशरी का सिस्टम अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन हाँ वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो इससे ज़्यादा क्या करें? हमने ऐसा क्या डिस्क्रिमिनेशन किया कि स्टेट PCS में आपको पे रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप SSC
बीवी को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप लोन वेव कर रहे हैं, आप इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपने लोन वेव कर दिए और उसके बाद आपने टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया, आपने सब चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा दिया। एजुकेशन की मटेरियल पे सब जगह पे आपका इतना तगड़ा जीएसटी आप लगा रहे हो। आप सोच के देखो, चलो ठीक है, जो संपन्न परिवार का बच्चा है वो कर सकता है, जो गरीब परिवार का बच्चा है वो, जो बच्चे एजुकेशन लेने के लिए सरकारी स्कूलों में जाते हैं, हर किसी की फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है, वहाँ पे वो बच्चा भी पढ़ता है जिसके फादर मदर या तो कोई भीख मांगते हैं या जिसके फादर और मदर किसी के आपके लिए वर्क करते हैं, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या वो बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? आपने प्रिंटर पे पैसे बढ़ा दिया, आपने पेंसिल पे पैसा बढ़ा दिया, आपने रबर पे पैसा बढ़ा दिया। आप सोच सकते हो कि क्या बच्चे वो अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल बोलने से नहीं होता। जब पेपर लिखे जाने थे उस समय पे ये बोला गया था कि जिन बच्चों को पेपर लिख रहे हैं लिख लीजिए, जिन बच्चों को पेपर नहीं लिखने मत लिखिए, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो उसके बाद अपनी बातों से पलट रही है। बाकी सब जगह आपको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा है? केवल यूपीएससी के बच्चों को। आप रिपोर्ट्स बीएसआरसी की कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है, अंडर हेडेड बाय द सुशील मोदी जी, उन्होंने इस चीज को रिकमेंड किया कि आपको देना चाहिए, लेकिन आप फिर नहीं दे रहे। आपको सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया, आप दीजिए, नहीं दिया। बच्चे आमरण अनशन पे उतरे। हम पढ़े लिखे परिवार के बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये फोर्टे नहीं है कि हम सड़कों पे उतरे, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम सड़कों पे उतरे हैं। दिन रात एक करके इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पिछली 19 तारीख से, अभी जो हमने इस साल स्टार्ट किया, पिछली 19 तारीख से हम यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हमने ओल्ड राजेंद्र नगर में कैंडल मार्च निकाला, वजीराबाद, मुखर्जी नगर, सब जगह कैंडल मार्च निकाला। उस चीज़ में गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है, हमारे लिए सुनने में ये आ रहा है कि आप अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमारी प्रोटेस्ट की साइट जंतर मंतर ना होकर हमारी प्रोटेस्ट की साइट थी ओल्ड राजेंद्र नगर। हमने इंटीमेशन दिया था, आप पॉलिटिकल पार्टीज की रैली निकल रही है, बीच सड़क रोक के आप उनको रैली करवा सकते हैं। पूरी सड़क ब्लॉक है, पटेल नगर आप जाके देख लीजिए, आप करोल बाग जाके देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, बीच बीच के रस्तों में उन्होंने रोक रोक के पॉलिटिकल एजेंडाज हो रहे हैं। क्या वो उस समय पे सेक्शन 144 नहीं है? जब हमने मांगा हमारे अधिकारों का चयन कि भाई आप हमारे लिए प्रोटेस्ट करने दीजिए, हम प्रोटेस्ट भी हमारा साइलेंट होगा, गांधीयन वे में होगा, आप हमको वो करने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, ऊपर से प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कहता है, नहीं आप लोग सड़कों पे 4 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। कल रात को भी हुआ कि हमारा प्रोटेस्ट मार्च निकला था, साइलेंट कैंडल मार्च निकल रहा था ओल्ड राजेंद्र नगर से थालासरी रेस्टोरेंट के सामने से। जैसे ही बच्चे हमारे वाजीराम कोचिंग की तरफ आ रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने उन्हें रोक दिया कि बस बहुत हो गया, चलो नहीं हटोगे अगर तो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, मैं चार्ज लगा दूंगा। बच्चों को उठा के गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। किस लिए उठा के शुरू कर दिए? उठा के प्रॉब्लम वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि सेक्शन 144 लगाए, तो सेक्शन 144 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, लेकिन पीसफुल मार्च जो बच्चे कैंडल कर रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हो कि वहाँ पे सेक्शन 144 लगाए। नहीं मानोगे तो जेल में भर दूंगा। आप पढ़े लिखे बच्चों के लिए क्या डराना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? ना पुलिस प्रशासन समर्थन में है, ना गवर्नमेंट समर्थन में है। सरकार बच्चे को अपना कैरियर, भाई इस समय तक आते आते हर इंसान को सेटल होना पड़ता है, लेकिन कुछ सपने थे जो लेकर हम यहाँ दिल्ली आए थे, वो सपनों को तोड़ा गया, हर तरीके से तोड़ा गया। आप सोच के देखिए, दिल्ली में कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पूरा दिल्ली नहीं है। आप राजेंद्र नगर देख लीजिए, करोल बाग देख लीजिए, पटेल नगर देख लीजिए, मुखर्जी नगर देख लीजिए, यहाँ का किराया इतना भारी है, एक रूम का खर्चा 15,000 से कम नहीं है, केवल रूम का। फिर आप खाएंगे क्या? खाएंगे भी ना, आप खाएंगे भी, पिएंगे भी, खाने पीने के साथ दवाई है, आपकी रोज की किताबें हैं, फोटो स्टेट है, आने जाने का खर्चा है, सब कुछ इतना महंगा है जो संपन्न। और ऊपर से कोचिंग की फीस यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख तो आप कह रहे केवल जीएस की फीस है। अगर आपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो 60-65 हज़ार 80,000 रुपए आप और रख लीजिए। क्या कोई बेसिक मध्यम परिवार का बच्चा ये काम कर सकता है? क्या किसी के पास में 3 लाख रुपए ऐसे हैं कि वो यहाँ पे उठा के अपने बच्चे को भेज दे? चलिए 3 लाख रुपए तो कोचिंग का है, उसके ऊपर से पर मंथ का 15,000 रुपए का किराया, 5-10 हज़ार रुपए का खाना, आने जाने का 2-3 हज़ार का खर्चा, क्या कोई मध्यम परिवार अफोर्ड कर सकता है? एजुकेशन को आप कहते हो एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन है, यहाँ तो एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है। ये तो अंग्रेजों का जमाना हो गया कि भाई आपने पढ़ना है, आपने सिविल सर्वेंट बनना है, लंदन आइए, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे तब आप वहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने वही काम अंग्रेजों वाला कर दिया। आप कहते हो कि
बच्चों के लिए हमने ये बेनिफिट दे रखा है, ये आपने वो आपने यहाँ पे आपने इतनी सारी आपने योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या आपने योजनाएं हर बेसिक परिवार को मिल रही हैं? वो नहीं मिल रही है। आप पॉलिसी बनाते हो अपने हद तक रखने के लिए, आप पॉलिसी बनाते हो पेपरों में रखने के लिए, वो पॉलिसी जमीन पे उतर के नहीं आती। जमीन पे उतर के आने के लिए उसका चैनलाइजेशन होना जरूरी है, उसका लुक आफ्टर